Hello everyone, welcome. Now we will study the subject radiation physics of DRT part फर्स्ट। जैसा कि आपको पहले से पता है कि रेडिएशन फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आज ये अपना सेकंड लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि पीछे के टॉपिक का एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमने सबसे पहले एक टॉपिक था चार्ज, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। मैं फिर से बता देता हूँ आपको चार्ज क्या होता है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक एटम दूसरे एटम को या तो रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर किसी एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, और किसी एटम में अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने कूलम्ब्स का इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स का इन्वर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि कोई भी दो चार्ज, ठीक है, अगर आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्शन का हो, वो फोर्स उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों की बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन सब से अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है यहाँ पे, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में अपना थर्ड टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ने से पहले अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, या फिर वो क्षेत्र किसी भी चार्ज के चारों तरफ का, ठीक है, या फिर किसी भी चार्ज के चारों तरफ की वो जगह, वो एरिया, वो रीजन, वो क्षेत्र जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या करे, एक फोर्स को फील करे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस क्षेत्र को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अगर अपन कोई भी पॉइंट लें और उस पॉइंट पे निकालें कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना फोर्स फील किया जा रहा है, वो जो वैल्यू है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। और इसे हमने ई से डिनोट किया था, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अपना आया था ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यूनिट थी इसकी न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया था। आज अपना जो लेक्चर है उसके अंदर हम आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इनका एक और दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। या तो इनको अपन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है या फिर इनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, ठीक है। जैसा कि अपन ने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि कोई भी चार्ज जिसके चारों तरफ की वो जगह जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आता है और वो फील करता है एक फोर्स को, तो वो जगह या फिर वो क्षेत्र क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब अपन ने यहाँ पे बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजनरी लाइंस है, दैट मीन्स काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या करती हैं, कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप फील कर सकते हो, वो भी किसके द्वारा, आप फील नहीं कर सकते, कोई दूसरा चार्ज उसको फील कर सकता है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कुछ ना कुछ बेस चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं, उन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करती है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जो वो लाइंस है, जो इमेजनरी लाइंस है, जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, दर्शा रही हैं, ठीक है, चार्ज के चारों तरफ, वो लाइंस, वो इमेजनरी लाइंस ही क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स कहलाती हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ मतलब इनकी विशेषताएं कि इनकी क्या क्या
इनमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, कैसे कैसे ये लाइंस अपन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से कौन से चार्ज से ये निकलती हैं, कौन से चार्ज में एंटर होती है, जो भी है वो सारी चीज़ें अपन प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं, मतलब ये एक कर्व के अंदर पाई जाती है, ठीक है। दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से तो शुरू होती हैं और ख़त्म कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल चार्ज देन द फील्ड लाइंस में स्टार्ट और एंड्स एट इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे अगर आपका सिंगल चार्ज हो तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका जो स्टार्टिंग ओरिजिन है वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और जो एंडिंग ओरिजिन जहाँ पे एंड होंगी वो भी वहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे 3 डायग्राम है, 3 में देख सकते हो, एक आपका आइसोलेटेड चार्ज है, केवल सिंगल चार्ज है, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन जो है आप वो देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, बट आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएंगी, बिकॉज आपके पास केवल यहाँ पे सिंगल चार्ज है, दैट मीन्स ये इन्फिनिटी पे ख़त्म होंगी, ठीक है। दूसरे चार्ज आपके पास अनलाइक चार्जेज है, 2 अलग अलग चार्जेज है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ ये रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। और तीसरा आपके पास लाइक चार्जेज है, समान चार्ज है, तो इनमें देख सकते हो कि एक दूसरे को कैसे रिपेल कर रही है, मतलब चार जो जितनी भी लाइन्स है वो सारी के सारी कर्व्ड है, ठीक है, मिल नहीं रही है, बिकॉज 2 चार्ज जो लाइक चार्जेज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, थस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप। दैट मीन्स कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो चार्ज की अंदर की तरफ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनको अपन चार्ज के अंदर ड्रॉ नहीं करते हैं। अगर इस चीज़ को अपन कंपेयर करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जैसा आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में 12th में पढ़ रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और जैसा कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो आपने ड्रॉ की होगी कि आप उन लाइंस को मैग्नेट के बाहर की तरफ भी ड्रॉ करते हो और अंदर की तरफ भी ड्रॉ करते हो। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, बट आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, इनका लूप चार्ज के अंदर टूट जाता है। दैट मीन्स चार्ज के अंदर इनको ना अपन ड्रॉ करते हैं और ना ही ये चार्ज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। बिकॉज चार्ज के अंदर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो चार्ज के अंदर आपका चार्ज नहीं पाया जाता, चार्ज के बाहर की तरफ आपकी चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है, ठीक है। आए आपको बात समझ में यहाँ पे कि अपन कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो लूप्स हैं वो कंटिन्यूस क्लोज्ड नहीं पाए जाते, ठीक है। नेक्स्ट है टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दैट पॉइंट। अब इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनकी लाइंस पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, अगर आप स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हो तो वो स्पर्श रेखा जिस डायरेक्शन में होगी या फिर वो स्पर्श रेखा जो आपको डायरेक्शन बता रही है वो डायरेक्शन वहाँ पे उस पॉइंट पे किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज़ होती है। दैट मीन्स कि आपको अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पे या फिर उस लाइन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं। इनका अपन अगर एग्जाम्पल लेके समझे, फॉर एग्जाम्पल अपन मानते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया या फिर क्रॉस कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे आपकी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको वहाँ पे 2 टेंजेंट मिलेंगी, ठीक है, और दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग होगी। दैट मीन्स कि एक पॉइंट के ऊपर आपको 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल रही है जो कि
इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं मिल सकती, इसी रीजन से आपकी जित इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कभी भी, ठीक है। तो ये सब थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इस आपकी डायरेक्शन को बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इसको अगर नॉर्मली अपन समझें क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम क्या करते हैं, आपके पास दो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एक चार्ज्ड होती है और एक अनचार्ज्ड होती है, ठीक है। मतलब एक के ऊपर चार्ज है और एक न्यूट्रल है, उदासीन है। अब आपको क्या करना है कि जो चार्ज्ड है, जिसके ऊपर चार्ज है, उसकी सहायता से जो उदासीन सरफेस है उसको आपको चार्ज करना है। तो ये जो प्रोसेस है जो होगी, इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब होता क्या है इस प्रोसेस में, यह अभी हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना, ऐसा घटनाक्रम है इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड इन अ सब्सटेंस, ठीक है। एक कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो न्यूट्रल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज पाए जाएंगे, उनको अपन क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्राउट नियरर टू इट, ठीक है। जब किसी भी उदासीन या फिर न्यूट्रल बॉडी के पास में कोई चार्ज्ड बॉडी लाई जाती है तो उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर, ठीक है, जो चार्जेस हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उनको सेपरेट किया जाता है। इसी घटनाक्रम को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोला जाता है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो, आपके पास दो बॉडी है, एक ए है और एक बी सी है, ठीक है। ए जो है वो चार्ज्ड है, जिस पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ही आप इस चार्ज्ड बॉडी को बी सी के पास लेके जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जो बी सी जो बॉडी है उसके अंदर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो बी साइड में आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज वो रिपेल करता है, तो आपका नेगेटिव चार्ज कौन सी साइड जाएगा, सी साइड। और ऐसा करने से जो बी सी बॉडी थी उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो चुके हैं। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। ये अपन ने एक एग्जांपल लिया था, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसके बारे में। व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ए इज ब्राउट नियरर टू द कंडक्टर बी सी, जब अपन कंडक्टर बी सी के पास में एक चार्ज्ड बॉडी ए को लेके आते हैं, द नियर एंड बी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड द फार एंड सी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। जो पास वाला सिरा है बी वो तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो दूर है सी सिरा वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये सब डिपेंड करता है चार्ज की प्रॉपर्टी पे, अट्रैक्शन और रिपल्सन पे, ठीक है। दैट मीन्स द नेगेटिव चार्ज इन ए रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन बी सी टू द फार एंड। इसका मतलब यह हुआ कि जो चार्ज्ड बॉडी थी ए, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, बी सी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ए क्या करेगा, पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज है उनको तो अट्रैक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनको रिपेल करेगा, और इस प्रोसेस की सहायता से वो बी सी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर देगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए एंड बी सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो आपकी दो बॉडी है, एक ए है और एक बी सी है, इन दोनों के अंदर जो आपका चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण हमेशा सेम पाया जाएगा, ठीक है। इफ़ ए इज़ पॉजिटिवली चार्ज बी सी विल हैव ऑपोजिट इफेक्ट। जैसा कि अभी अपन ने किसकी बात की थी कि जब ए आपका नेगेटिव चार्ज है, जब आपका अगर ए क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो आपको इफेक्ट ऑपोजिट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स पहले बी सरफेस पॉजिटिव हुई थी और सी नेगेटिव हुई थी, अब यहाँ पे क्या होगा, बी आपकी नेगेटिव होगी और सी सरफेस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी is known as electrostatic induction and is used in the electrostatic machines and capacitors, ठीक है।
ये जो मेथड है जिसके थ्रू अपन एक बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, जो आपकी दूसरी बॉडी थी BC वो चार्ज हो चुकी है, उसका जो B सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और C सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स उसको आपने चार्ज कर दिया है। तो ये जो घटनाक्रम है इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है एंड इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन्स एंड कैपेसिटर्स। ये प्रोसेस आपकी किस में यूज की जाती है? कैपेसिटर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मशीन के अंदर। जैसा कि अभी अपन ने बात की कैपेसिटर्स की, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कैपेसिटर्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर पढ़ने से पहले हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है कैपेसिटेंस, ठीक है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लें पहले, देन अपन बात करेंगे कैपेसिटर की। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने अंदर क्या कर रहा है? चार्ज को स्टोर करता है, वो प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है उस कंडक्टर की? कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल। अगर अपन इसको डिफाइन करें तो क्या होता है? ये रेशियो होता है किस किस के बीच में? चार्ज टू द पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज और पोटेंशियल का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वही क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस कहलाता है। इफ़ Q इज़ द चार्ज इन अ कंडक्टर ऑफ पोटेंशियल V, अगर V पोटेंशियल के कंडक्टर में Q चार्ज है, देन द कैपेसिटेंस C इज गिवन बाई, तब आपका कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला क्या होगा? C इज इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी सा है। कैपेसिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, कोई भी कंडक्टर अगर चार्ज को स्टोर करता है तो वो जो चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी है वही क्या कहलाती है? उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। इसको अपन डिफाइन करते हैं रेशियो से, किस किस का? चार्ज और पोटेंशियल का। इफ़ Q इज़ द चार्ज, अगर चार्ज Q है और पोटेंशियल V है, तो आपका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराडे। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या कहलाती है? फैराडे। फैराडे इसकी यूनिट होती है जिसको हम F से डिनोट करते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे 1 फैराडे की। जैसा कि अपन ने बेसिक कंसेप्ट के अंदर फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ा था, हर जगह अपन 1 न्यूटन, 1 जूल, इन सब की अपन क्या कर रहे थे? डेफिनेशन क्लियर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी अपन 1 फैराडे की करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या था? C इज इक्वल टू Q बाई V। C की वैल्यू 1 कब होगी? जब आपका चार्ज भी क्या हो? 1 हो, और V पोटेंशियल भी आपका 1 हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन 1 फैराडे की डेफिनेशन डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे 1 फैराडे इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विच रिक्वायर्स 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज टू रेज इट पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। यानी कि किसी भी कंडक्टर को अगर उसका पोटेंशियल यानी विभवांतर बढ़ाने के लिए कितना? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए अगर उसको 1 कूलम चार्ज चाहिए होता है, तो उस वक्त उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या कहलाता है? 1 फैराडे कहलाता है, ठीक है, या फिर 1 फैराडे होता है। सिंपल सी बात है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए होता है, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटर वहाँ पे 1 फैराडे होगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कैपेसिटर की, ठीक है। तो जैसा कि अभी अपन ने बात किया कि जो प्रॉपर्टी है, चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी है, वो क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो चार्ज को जो स्टोर करती है, जो डिवाइस स्टोर करती है या फिर चार्ज को इंक्रीज करती है, वो डिवाइस ही क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है, ठीक है। दैट मीन्स चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस तो क्या कहलाएगी? कैपेसिटर कहलाएगी। और उस डिवाइस की चार्ज की स्टोर करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। एक कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करती है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स, वन चार्ज्ड एंड द अदर अर्थ कनेक्टेड। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 कंडक्टर्स होते हैं, एक आपका चार्ज्ड होता है और एक यहाँ पे आपका अर्थ कनेक्टेड होता है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद सम इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। जैसा कि अभी अपन ने बात की, यहाँ पे 2 कंडक्टर्स है, तो दोनों कंडक्टर के बीच में, उनको अपन प्लेट्स भी बोल सकते हैं, प्लेट्स मेनली काम में ली जाती है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन इंसुलेटिंग मटेरियल से फिलअप करते हैं, और वो इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे क्या कहलाता है? आपका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है। नेक्स्ट
आप जैसे डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटर क्या होता है और कैसे ये वर्किंग करता है। नॉर्मल सी सिंपल सी बात है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को या तो इंक्रीज करती है या फिर चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं, दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो खाली स्पेस होती है उसको अपन इंसुलेटिंग मटेरियल से फिलअप करते हैं और उस मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। जैसा कि अभी अपन ने वैसे बात किया सेकेंड लाइन के अंदर, वन चार्ज होता है और वन अर्थ कनेक्टेड होता है, मतलब यहाँ पे एक चार्ज होता है और एक अनचार्ज होता है। जैसा कि अभी अपन ने पीछे एक फिनोमिना पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दैट मीन्स उसके अंदर आपका क्या था, एक बॉडी चार्ज थी और एक अनचार्ज थी। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, वन चार्ज्ड और वन अनचार्ज्ड है। वहां पे भी अपन ने ये चीजें यूज की थी कि वो फिनोमिना कहाँ पे काम में आता है, आपका कैपेसिटर के अंदर काम में आता है। ये चीज अपन ने वहां पे लिखी थी, ठीक है। और कैपेसिटर के अंदर अपन अब ये बताएंगे कि जो आपका कैपेसिटर की जो वर्किंग है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसा कि अभी आप डायग्राम में देख सकते हो, आपके पास दो प्लेट्स हैं ए और बी। ए आपकी चार्ज्ड है, बी आपकी चार्ज नहीं थी पहले, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस था उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपकी ए है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के माध्यम से अब बात डिस्कस करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के माध्यम से क्या होगा, बी के ऊपर आपका कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और बी की जो दूसरी सरफेस है उसकी तरफ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो अपन ने क्या किया है, अर्थ कर दिया है बी को। तो नेगेटिव चार्ज तो आपका कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। बचा कौन सा चार्ज यहाँ पे, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज। आपने क्या किया, ए की सहायता से बी का चार्ज इंक्रीज कर दिया। बी पहले यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल था, बी पे आपने पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए आप, और बी के चार्ज को आपने इंक्रीज कर दिया, या फिर बी के चार्ज कर स्टोर करने की कैपेसिटी को आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स ए यहाँ पे और ये जो ए बी प्लेट है ये किस तरीके से वर्क कर रही है, एज ए कैपेसिटर वर्क कर रही है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एज फॉलोज। कैपेसिटर का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। अब अपन इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि कैसे यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को फॉलो करता है। कंसिडर ए कंडक्टर ए, when it is negatively charged there is rise in negative potential and its capacitance is very small। सबसे पहले अपन ने बात की है यहाँ पे कंडक्टर ए की, ठीक है। तो आपका जो कंडक्टर ए है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। देयर इज राइज इन द नेगेटिव पोटेंशियल। अब अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा तो उसका जो पोटेंशियल है, जो विभवांतर है उस भी वो भी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। और कौन सी चार्ज में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। एंड इट्स कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल। इसका और इसका कैपेसिटेंस अपन मान के चलते हैं कि बहुत कम है, ठीक है। व्हेन ए सेकेंड सिमिलर कंडक्टर बी इज प्राउट वेरी नियर टू द फर्स्ट। जब अपन ए के पास में कंडक्टर बी को लेके आते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द बी। बी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की सहायता से, ठीक है। दिस पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए। अच्छे से समझना इस चीज को कि बी पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो क्या करेगा, ए के नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। आया समझ में। यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक कंडक्टर लिया ए जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब आप उसको बी के पास में लेके आते हो तो बी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और अब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो बी आपका कंडक्टर है ये क्या करेगा, ए कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को या फिर नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, हेंस फॉर द सेम चार्ज क्यू द पोटेंशियल वी हैज़ फॉलन, ठीक है। जैसे ही अपन क्यू चार्ज की बात करेंगे सेम की, तो वहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल वी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जैसा कि आपको पता है कैपेसिटेंस क्यू अपॉन वी होता है। अगर वी डिक्रीज हो रहा है तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि बी ने क्या किया था, ए के वोल्टेज को कम किया था, दैट मीन्स पोटेंशियल को कम किया था। पोटेंशियल को कम कर रहा है, दैट मीन्स ए की कैपेसिटेंस को वो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यही आपका जो कैपेसिटर था उसका प्रिंसिपल है, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निम्नलिखित फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
एरिया ऑफ द ओवरलैप बिटवीन टू प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स जो आपकी हैं उन दोनों के बीच में कितना क्षेत्र ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, अध्यारोपित हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। नेचर ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जो आपके बीच में जो आपका जो स्पेस था जिसके अंदर आपने एक इंसुलेटिंग मटेरियल को फिलअप किया था जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हो, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट अपन लास्ट बात करते हैं कैपेसिटर के यूजेस के बारे में कि अपन कैपेसिटर को कहाँ कहाँ पे काम में ले सकते हैं या फिर लिए जाते हैं। यूजेस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के काम में आता है, ठीक है। अपन ने स्टार्टिंग में ये चीज़ें पढ़ ली। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्मॉल करंट, कई बार पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स विभवांतर, ठीक है, और करंट को भी मापने के काम में लिया जाता है। यूजफुल टू रिड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, कई बार क्या होता है वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होते हैं तो ये जो कंडीशन है इसको कम करने के काम में भी लिया जाता है। कैसे लिया जाता है कि आपका जो कैपेसिटर वो क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो उस वक्त जो एनर्जी है वो वहाँ पे कैपेसिटर प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। जनरेटिंग ऑसिलेशंस फॉर प्रोवाइडिंग टाइम डिले इन वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर ऑसिलेशन जनरेट करने के भी काम में आता है, ठीक है। तो यह था अपना आज का लेक्चर जिसके अंदर अपन ने कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू।